मेरा दोस्त टिंडर पे एक लड़की से मिला, ये जानते हुए कि वो लड़की स्कैम कर रही है। ये आदमी दोनों तरह के स्कैम्स के लिए प्रिपेयर्ड था। इसको पता था कि लड़कियां किसी कैफे के अंदर बुलाएंगी, इंस्टेंट खाना ऑर्डर करेगी, बहुत बड़ा सारा बिल आएगा और आपको बिल भरना पड़ेगा। कितना हुआ? 30,000 तक हो गया। और अगर नहीं भरते हो तो आसपास या तो बाउंसर खड़े होंगे जिससे जबरदस्ती आपसे पैसा निकलवा लिया जाएगा। पैसे तो लेके जाने पड़ेंगे, निगर पैसे मिल जाओगे। हम करो ना सर, 2000 रुपए बोल रहा है, तुम उसमें क्या कम या फिर आपकी कोई यूथ नीच की चैट या फिर कैमरा रिकॉर्डिंग्स को आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाएगा। लड़की मेरे को यहाँ पर लेके आई थी, वही बिल पे करने वाली थी। अरे खुद भाग गई सर, वो पता नहीं सर आप लोगों ने कितना है यार। हमने रोका कि बैन फोन करके हम लड़की को कैसे रोक लेंगे बताओ। तो उसने बहुत क्लियर माइंडसेट बना लिया था कि मैं लड़की के साथ जाऊंगा और उसको कुछ करने ही नहीं दूंगा मेरे साथ। ना मैं उस लड़की के क्लोज आगे बैठूंगा, ना ही कैमरा के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें आएंगी जो मेरे खिलाफ यूज की जा सके। और दूसरा, वो लड़की जो भी खाना ऑर्डर करेगी मैं उसको करने दूंगा, पर उससे पहले उठ के चला जाऊंगा। और अगर फिर भी कोई इशू आता है तो वहीं पे बैठा पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट कर दूंगा। और इतनी तैयारी होने के बाद भी वो आदमी गया और 20,000 रुपए का घाटा खा के आया। और ये पूरी कहानी की शुरुआत होती तो दारू से, पर खत्म हमेशा विक्टिम्स पे होती है। और एक्चुअली में बताऊं, इस स्टोरी के अंदर सभी के सभी विक्टिम थे। सबसे पहले कैफे ओनर को लग रहा था कि मेरा दोस्त जिसको वो लड़की लेके आ रही है वो विक्टिम है। लड़की आएगी, बहुत सारा खाना ऑर्डर करेगी, बहुत सारा खाना खत्म करेगी और उसके बाद अनशंड बिल लिया जाएगा। बट मेरा दोस्त तो प्रिपेयर होके गया था ना कि भैया पैसा एक भी नहीं दूंगा, उल्टा कैफे वाले को फंसा दूंगा और उसको विक्टिम बना दूंगा। पर जब वो ये सारी चीजें करने लगा तब उसको पता चला कि लड़की विक्टिम है। ये सारी चीजें करने के लिए लड़की को प्रेशराइज किया जा रहा था, लड़की को आपसे मिलने के लिए प्रेशर दिया जा रहा था। एंड कुछ लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें डेटिंग स्कैम को अनलॉक करती है, बट रियलिटी के अंदर ये सारी चीजें डेटिंग स्कैम को अनलॉक नहीं करती है। डेटिंग इंडस्ट्री पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बार क्लब, स्ट्रिप क्लब से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको अल्कोहल के नाम पे बेचा जाता है। और दारू की कॉस्ट एक्चुअल में ठेकों के ऊपर 10 गुना तक कम हो सकती है। ऑल्दो डिपेंड करता है आप कितने प्रीमियम बार या क्लब के अंदर गए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाता है। बट जब भी आप लोग क्लब या बार के अंदर जा रहे होते हो, आप लोग कभी भी दारू नहीं खरीदते हो, आप लोग एक फीलिंग खरीदते हो। एक फीलिंग जिसमें आपको एक सोशल स्टेटस मिल सके, एक फीलिंग जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल लाइफ से एस्केप कर सको, एक फीलिंग जिसमें आप खुद को देख के बोलो कि यार तू लूजर नहीं है, एक फीलिंग जिसमें आप लोग लस्ट एक्सपीरियंस कर सको। तुम्हें पता, मैं आज से कोई 4 या 5 साल पहले गुड़गांव के अंदर आया था और उससे पहले मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता था और वहां पे क्लब जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जब मैं गुड़गांव में आया ना, तब मैंने क्लब्स को पहली बार देखा था, उससे पहले मूवीज में ही देखा था। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं एक बेसिक से क्लब के अंदर गया हुआ था, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। सैटरडे इवनिंग का टाइम था, सामने लोग नाच रहे थे, यहाँ पे फाइन डाइन लगा हुआ था। मैं आराम से बैठ के अपना खाना खा रहा था और मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि यार लोग कैसे बिहेव करते हैं यहाँ। तो मैंने देखा कि यार काफी सारे लोग ना ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने अपने ऑफिस बैग ले रखे, फटाफट आया, अपनी चेयर्स के ऊपर फेंक कर पागलों की तरह डांस करने लग गए। उस टाइम पे मैं नया नया गुड़गांव के अंदर गया था, मेरी नई नई जॉब लगी थी, मुझे एक्चुअल में काम करने में मजा आता था। और मैं उनको देख के परेशान हो रहा था कि यार इतना क्या ही काम कर लेते होंगे कि इतना परेशान होकर नाच रहे हैं। ऐसा इनके बॉस ने इनको क्या ही बोल दिया होगा जिसकी वजह से बुखला ही चुके हैं पूरा। बट बाद में धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि 4,000 रुपए की शराब को 18,000 रुपए में एक परेशान आदमी नहीं खरीदेगा। शायद एक ऐसा आदमी खरीदेगा जिसकी नजर में वो लूजर है और उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि यस, अभी मैं वर्दी हूं ये 18,000 की दारू खरीद के पीने के लिए। और बहुत ही हाई चांस है कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद ना तुम लोग मेरी बातों से रिलेट ना कर पा रहे हो। तो मैं लग रहा होगी यार आधी बातें समझ आ रही है, आधी बातें तो सेंस ही नहीं बना रही है। जिसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि शायद तुम लोग डिफरेंट टीयर से आते हो। हर तरह के स्ट्रिप क्लब्स और बार अलग अलग टीयर्स के अंदर डिवाइड हो रखे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस की जाती है। बट तीनों जगहों पे एक चीज सेम है और वो है दारू। इन सभी जगहों को एम्बियंस, लाइटिंग, म्यूजिक, इन सबका कॉम्बो मिला के ना इस तरह से कस्टमाइज किया जाता है कि अगर आप लोग अंदर एक बार घुस जाते हो तो पहली बात आपको वहां पे कोई घड़ी नहीं मिलेगी, कोई भी नेचुरल सनलाइट आती नहीं देखेगी, आप लोग बाहर नहीं देख सकते कि कितना दिन या कितनी रात हो चुकी है। और डिम लाइट के अंदर एक फैंटेसाइजिंग लाइफ आप लोगों को बेची जाती है, जिसका सबसे बड़ा पार्ट दारू होता है। और दारू मेन पार्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि दारू के अंदर मार्जिन्स बहुत ज्यादा है। दारू एक मेन चीज इसलिए होती है क्योंकि अल्कोहल माइथोपिया थ्योरी को यूज किया जा सके। जिन लोगों को ये थ्योरी नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ। जब भी आप लोग दारू पीते हो ना तो सेंस ऑफ स्पेंडिंग आपकी मर जाती है। आप लोग कितना पैसा खर्च रहे हो और कौन सी दारू पी रहे हो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है ब्रेन। अगर आप लोग थोड़े भी नशे के अंदर आ जाते हो तो ऑलमोस्ट आदमी भंड होके ही निकलता है वहां से। और जैसे इस वीडियो के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि नाइट क्लब्स पैसा कमाने के लिए कितने बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, करोड़ों की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट। बट इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एक और गेम चल रहा है जो ऑलमोस्ट सेम स्केल पे है और उसके लिए ना इंडिया में काफी कम लोग तैयार है। 2025 के अंदर ना ऑलमोस्ट 3 लाख एआई लिंक्ड जॉब्स को पोस्ट किया गया था और यही 2026 के अंदर 32% से भी ज्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सभी के सभी आगे बोल रहे हैं कि यार एआई सीख लो, जॉब बढ़ने वाली है, एआई सीख लो, जॉब बढ़ने वाली है। पर लोग ये नहीं सोच रहे कि यार जितना ज्यादा एआई फैलेगा ना उतना ही ज्यादा एक्चुअल में अटैक सरफेस बढ़ेगा। हर चैटबॉट, हर मॉडल, हर फीचर, हर चीज हैकेबल है। और आज की डेट में ना एआई सिक्योरिटी के अंदर डिमांड बहुत है पर टैलेंट अवेलेबल नहीं है। और इंडिया ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी की ग्लोबल शॉर्टेज के अंदर है और इंडिया के पास ना एआई सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले लोग बहुत कम है। और इसमें सीधा बोलूंगा, जब सारी दुनिया एक जगह भाग रही हो ना तो थोड़े स्मार्ट लोग अपना अलग रूट बनाते हैं। और अगर तुम्हें भी एक नए रास्ते को एक्सप्लोर करना है तो ट्राई हैकमी को चेकआउट करो। 70 लाख यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे बोरिंग
थ्योरीज नहीं पढ़ाई जाती। तुम लोग एक्चुअली में रियल सिस्टम ब्राउजर के अंदर हैक करना सीखोगे, और वो भी बिना किसी सेटअप के। तुम्हें जीरो से जॉब रेडी तक कैसे जाना, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिलेगा। इनका एआई सर्टिफिकेशन स्पेशली एआई सिक्योरिटी के लिए बना है, और ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता जिसमें आपने एमसीक्यू को जवाब दिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। यहाँ पे तुम लोग लाइव चैट बोर्ड्स के ऊपर प्रॉम्प्ट इंजेक्ट करके रैग सिस्टम के साथ काम करते हो। इसमें तुम लोग कॉम्प्रोमाइज मॉडल्स को एनालाइज भी करते हो, एंड 13 रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, थ्रेट मॉडलिंग, जेल ब्रेकिंग, डेटा पॉइजनिंग जैसे थ्रेट्स को करना भी सीखते हो और उनसे बचना भी सीखते हो। और इनकी बेस्ट चीज ये है कि आपको 3 महीने का फ्री प्रीमियम मिलता है, जिसमें पूरा एआई सिक्योरिटी पाथ भी इंक्लूडेड है। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखो और सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही प्रूव करो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर। अपनी वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। अगर तुम लोग कभी भी एक डिसेंट क्लब के अंदर जाने की कोशिश करिए तो वहां पे स्टैग एंट्री बैन होती है, और अगर बैन नहीं भी होती तो वो चार्जेबल होती है। तुम लोगों ने देखा होगा, जिसका मतलब अगर तुम लोग कपल्स हो तो तुम लोग फ्री में अंदर जा सकते हो, अगर तुम लड़की हो तब भी फ्री में अंदर जा सकते हो। बट अगर तुम लोग लड़के हो तो 1500 से लेके 3000 तक का कवर चार्ज देना पड़ेगा पर पर्सन। अगर तुम लोग ग्रुप के अंदर 10 लोग जा रहे हो तो तुम्हारे 15,000 तो कम से कम कवर चार्ज लगेंगे। अभी जिनको कवर चार्ज नहीं पता, आपको 15,000 रुपए के कूपन दे दिए जाएंगे, जिसकी आप लोग अंदर जाके दारू पी सकते हो। इस चीज को देख के ना कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये ना इन्होंने कमाने के अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं। एक्चुअल में पर पर्सन गेट पे 1500 रुपए लेना कभी भी कमाने के लिए नहीं किया जाता है। ये हमेशा एक चीप क्राउड को फिल्टर करने का एक प्रोसेस है। वो आदमी जो अंदर जाके वैसे भी ज्यादा स्पेंड नहीं करने वाला, और उसके लिए 1500 रुपए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को गेट पे ही रोक लिया जाए अगर वो लड़की को अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियां एक क्लब के लिए इन्वेंट्री होती है। आई एम सो सॉरी टू से, काफी लोगों को लगेगा यार कितनी सेक्सिस्ट बातें कर रहा है, बट मानो या ना मानो लड़कियों को फ्री एंट्री क्यों दी जाती है? क्यों? क्योंकि लड़कियां क्लब्स के लिए एक इन्वेंट्री है। जब भी लड़के किसी भी क्लब के अंदर जाने के लिए चूज करते हैं तो वो देखते हैं कि कहाँ का क्राउड अच्छा है। क्राउड अच्छा मतलब कहाँ पे लड़कियां ज्यादा मिलेंगी। अगर किसी क्लब के अंदर क्राउड ज्यादा है तो आपसे 1500 रुपए के कवर चार्ज छोड़ो 7-7 हजार रुपए भी लिए जाएंगे। और अगर किसी क्लब का क्राउड उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा लड़के भरे हुए हैं, तो हो सकता है लड़कों को भी फ्री में एंट्री मिल जाए। गेट पे रोक के पैसा मांगने का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को अंदर भेजने का है। तभी ये लोग ना कभी भी टिकट प्राइस नहीं रखते अंदर जाने का, ये हमेशा कवर चार्ज रखते हैं। और अभी कवर चार्ज का ना तुम लोग फंडा समझो। मान के चलो मैं सिंगल हूं और मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मेरे 3000 रुपए के कवर चार्ज है, तो मतलब 3000 का मेरे पास कूपन मिल गया जिसकी मैं अंदर जाके दारू पी सकता हूँ। अभी अल्कोहल माइथोपिया थ्योरी क्या बोलती है? जब भी आप लोग दारू पी लेते हो उसके बाद आप सेंस मिस कर देते हो। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी वो सेंसेस मिस हो जाती है। तो जब भी आदमी क्लब के अंदर जाता है तो उसको एक कूपन दिया जाता है जिसकी आप दारू पी लोगे तो क्लेम हो जाएगा, नहीं पियोगे तो वेस्ट हो जाएगा। आदमी कहता है कि चल यार अंदर तो आएगा, 3000 रुपए का कूपन भी है, थोड़ी बहुत दारू पी लेते हैं। पीने का वैसा कोई खास मन नहीं है, एजेंडा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्लब नाइट को देखने आया था। पर एक बार पी लेते हैं, अभी फ्री के अंदर मिल रही है तो, क्योंकि गेट पे तो पैसे ले लिए गए। तो जैसे ही आदमी दारू पी लेता है उसकी प्रैक्टिकल थिंकिंग मर जाती है, और उसके बाद वो खुद पे भी ज्यादा पैसा उड़ाता है और बाकी लड़कियों के ऊपर भी ज्यादा पैसा उड़ाता है। बट कहाँ पे कौन से क्लब में कितना पैसा उड़ाया जाएगा ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन से टीयर का क्लब है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीयर 3 क्लब्स के ऊपर। आप लोग इनको क्लब बोल लो, डांस बार बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है। तुमने आइटम सॉन्ग्स के अंदर ये मोस्टली उसी टाइप के देसी बार्स को रीमेक कर रहे होते हैं। अगर इस तरह के बार्स के अंदर कोई भी आदमी आता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 3 ही रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है दारू, फिर लस्ट और तीसरा एस्केप। अभी तुम लोग बोलोगे कि यार मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लोग दारू पीने नहीं आते हैं, पर इस तरह के बार्स के अंदर लोग दारू पीने आते हैं क्योंकि दारू की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। हाँ, आप लोगों से एक बेसिक प्रीमियम चार्ज किया जाता है। अगर आप लोग ठेके से कोई बोतल 100 रुपए की ले रहे हो तो ये आपको 120-50 की दे देंगे। पर इनका एजेंडा कभी भी आपको वो सेंस बेचना नहीं होता कि आप कामयाब हो चुके हो। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आपको लस्ट और एस्केप बेचना होता है दारू के साथ मिला के। आप लोग ठेके के ऊपर जाओगे, एक रैंडम जगह ढूंढोगे और वहां पे दारू पीने की कोशिश करोगे। दोस्त वगैरह आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। एक काम करो, एक अड्डे पे आ जाओ, यहाँ पे सामने लड़की नाच भी रही होगी, आप लोग दारू पी भी सकते हो और उसके ऊपर पैसा भी उड़ा सकते हो। और तुम में से जिनको लग रहा है ना कि यार ये पैसा उड़ाने वाले क्लब्स इंडिया के अंदर थोड़ी चलते, और अगर चलते तो बहुत थोड़े होंगे। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर डांस बार्स का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 750 बार्स है, 75,000 से भी ज्यादा डांसर्स हैं और 1,25,000 से ज्यादा का मेल स्टाफ इसके अंदर काम करता है। ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। अभी डांसर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। जो डांसर्स होते हैं कभी भी महाराष्ट्र के नहीं होते। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी मेंशन किया गया कि जितनी भी महाराष्ट्र के अंदर क्लब्स है, अगर उनका एक सर्वे किया जाए, सिर्फ 19% फीमेल महाराष्ट्रन है। उसके अलावा नेपाली, बिहारी और बंगाली डांसर्स को वहां पे लाया जाता है और उनको नचवाया जाता है। और ये चीजें क्यों और कैसे की जाती है? ऑब्वियस सा रीजन है पैसा। जो भी एक डांसर होती है उसकी कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती है। आप लोग जितना गंदा नाचोगे, जितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे, उनसे उतनी टिप्स मिलेंगी और आपको जितनी टिप्स मिलेंगी आपका उसी में से कट रहेगा। अभी हर बार का अपना अपना रेट हो सकता है, पर ये 30% से लेके 60% के बीच में लाई करता है कि अगर एज अ डांसर मैंने कोई भी टिप को कमाया वहां पे नाच के, तो उसका 30% से लेके 60% मेरा हो सकता है, बाकी मैं क्लब के ओनर को दूंगा या फिर जो भी डांस बार है उसके ओनर को दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा धंधा प्रॉपर्ली लीगल है। काफी लड़कियां वहां पे ऐसी भी होती है जिनको बेच दिया जाता है, जिनको नेपाल और बांग्लादेश से खरीद के लाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहती है। एक बार मुंबई पुलिस ने ऐसे ठेकों के अंदर छापे मारे थे और ट्रैफिकिंग को पकड़ा था, बट बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके बाद बोला था कि यार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कोई भी सबूत नहीं मिले हमें। बट हाँ, लड़कियों का वहां पे फायदा उठाया जा रहा है। जो भी लड़कियां गरीब है, मजबूर है, वो डेट ट्रैप के अंदर फंसी हुई है, उन सभी लड़कियों को
इन जगहों पे यूज किया जाता है। और जिस केस का मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ ये 2005 के, और 2005 से लेके आज तक एक भी नया डांस बार महाराष्ट्र के अंदर नहीं खुला है। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग स्टेज के ऊपर जाके लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ा नहीं सकते हो, वो डिसरिस्पेक्टफुल है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाके उनको जेन्युइनली टिप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। और इस पूरे केस का सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा था कि इनको एक वैल्यूएबल लाइफ प्रोवाइड की जा सके। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वही लड़कियां काम कर रही है जो जेन्युइनली मजबूर है, उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाई जा सके। पर ये ऑर्डर तो पास हो गया, बट आज की डेट में भी अगर तुम लोग यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी डांस बार के अंदर जाके उसकी कंडीशन देखोगे, उनको पता ही नहीं है कि जो भी चल रहा है ये गलत है। और इसके अंदर तुम्हारा बोलना होगा कि यार पुलिस इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है। प्रेशर आने के बाद कई जगहों पे पुलिस ने एक्शन लिया, पर उसके बाद हुआ क्या है, वो लड़कियां जो पहले क्लब्स के अंदर नाचती थी और मजबूर थी, वो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर पुश हो जाती है। वो लड़कियां जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आई थी उनको आगे बेच दिया जाता है, क्योंकि अभी वो उनके किसी भी काम की नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक आइस कैंडी रियलिटी नामक बुक से उठाई है। और अगर अभी हम लोग टियर 3 की ही बातें करते रहेंगे तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे लड़कियां विक्टिम है। पर अगर हम लोग टियर 2 के ऊपर चलते हैं तो लड़कियां विक्टिम नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे लड़कियां और लड़के दोनों विक्टिम है। और ये टियर 2 वही है जहाँ पे आपको स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं करवाई जाती है। टियर 3 में उनको मैक्स टू मैक्स आपसे क्या चाहिए, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, डांस देखना चाहते हो पास से जाके, तो भैया थोड़ी बहुत टिपिंग दे दो, उसके अंदर ये डांस क्लब का थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा। और अगर टिप भी नहीं करना चाहते हो तो दारू तो पियोगे, उसके अंदर 50-60% का मार्जिन है, हम लोग उससे कमा लेंगे। पर टियर 2 के अंदर 50-60% का मार्जिन मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज मार्जिन रेट देखा जाए तो 120% का है। कुछ चीजों के अंदर 90 या 80% भी हो सकते हैं, और कुछ चीजों के अंदर 300% तक के मार्जिन लिए जाते हैं। और ये वही क्लब्स होते हैं जो दिल्ली के अंदर, होश खास में, साइबर हब में आप लोगों को मिल जाएंगे। मोस्टली मेट्रो एरियाज के अंदर होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी कॉस्ट इनके रेंटल्स होते हैं। जितना भी खर्चा क्लब्स कर रहे होते हैं उसका 30 से 40% सिर्फ और सिर्फ रेंट के अंदर जाता है। और इनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लोग, वो लोग जो आईटी के अंदर है, वो लोग जो अभी नए नए अपना करियर शुरू कर रहे हैं पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं पर उनके पास ना लाइफ के अंदर कोई मोट नहीं है, सारा दिन अपने बॉस से गाली खाते हैं। ये एस्केप तो आपके लिए बनते ही है। ये आपको दारू भी प्रोवाइड करते हैं, आपको क्वालिटी ऑफ वुमन भी प्रोवाइड करते हैं, लस्ट फैक्टर इसमें भी ऐड होता है, पर ये आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है अगर मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ, मैं इनको जीत पा रहा हूँ। ये आपको एक विनिंग मटेरियल ऐड करके देते हैं, आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ऐड करके देते हैं। डेटिंग स्कैम्स भी इसी तरह के क्लब्स के अंदर ही होते हैं। मैं किसी भी क्लब का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग एक बार रैंडम सर्च करोगे मेट्रो सिटीज के कौन कौन से क्लब है तुम्हारे सामने। ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो डेटिंग के बारे में हमने पहले बात करी है वो यहाँ पे की जाती है, पर वो चीज इनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस कभी भी नहीं होता है। इनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ दारू बेचना ही रहेगा, क्योंकि ना ही ये टिपिंग्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, वो चीज तो इनके शायद अलाउड भी नहीं होता। यहाँ पे इनका एजेंडा होता है कम्युनिटीज फॉर्म करना और लोगों को सेंस ऑफ अचीवमेंट के बेसिस के ऊपर दारू बेचते रहना महंगी महंगी करके। अगर आप लोग यहाँ जाके वेटर को बोलते हैं यार कुछ भी बना के दे दे, तो वो सबसे महंगी चीज बना के देगा। ये लोग हमेशा लड़कियों की फ्री एंट्री के ऊपर ना उनको फ्री 500 रुपए का कूपन देते हैं कि अगर लड़की आई है और अंदर जा रही है तो फ्री में 500 रुपए की दारू पी सकती है। और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप लोग थोड़ी बहुत दारू चख लो, फिर उसके बाद आपका और पीने का मन करेगा। और लड़कों को तो ये लोग गेट पे रोक ही लेते हैं और कूपन दे देते हैं, जिससे आदमी वैसे ही अंदर जाके दारू पी लेता है। और इन दोनों चीजों का एजेंडा क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रोकना। एक बार रुक गई, ज्यादा महंगी दारू चिपका देंगे, मोटा खासा बिल बना देंगे और आपको लूट लेंगे। पर क्या क्लब्स और पब्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूटा ही जाता है? ये सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है कि एक फेयर चीज से ऑपरेट किया जाए? जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको बुला के ये लोग बेच तो एक्चुअल में दारू ही रहे हैं, पर दारू बेचने इनकी सबसे बड़े खर्चों के अंदर आता ही नहीं है। अगर होस्ट कास्ट के अंदर आपको कोई भी क्लब या बार चाहिए, 40 लाख रुपए तक के लाइसेंस बनते हैं। उसके बाद जितना भी आप लोग रेवेन्यू करते हो उसका 12 से 13% आपको पुलिस वालों को देना पड़ता है, क्योंकि लेट नाइट तक क्लब्स और बार्स को खोलना मैक्सिमम टाइम्स आपको परमिशन ही नहीं मिलती है। तो पुलिस वाले आप लोगों को आके परेशान कर सकते हैं, बहुत छोटी बात है। और पुलिस वाले आपके क्लब की तरफ गाड़ी लेके ही ना आए, उसके लिए थोड़ा बहुत कमीशन लगता है। तो 40% आपके रेंट के अंदर चला जाता है, क्योंकि जगह बहुत महंगी है। 40 लाख रुपए आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज के अंदर लगा देते हो कि भैया हमको लाइसेंस मिल जाए। फिर रेवेन्यू का 10 से 12% आप लोग पुलिस को देते हो। और अभी धंधे के एक्चुअल खर्चे शुरू भी नहीं हुए। अभी आपको स्टाफ लेके आना है, अभी आपको दारू लेके आनी है, अभी आपको एनवायरमेंट बनाना है, म्यूजिक चलाना है, इंफ्रा बनाना है। आपके धंधे के 60 से 65% पूरा का पूरा रेवेन्यू जा चुके और अभी तक बिजनेस शुरू भी नहीं किया आपने करना। और जब इतने टाइट मार्जिन के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तब इन लोगों को अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। और तुम में से कई लोग इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार लड़कों को जेंडर बेसिस के ऊपर बाहर रोकना कहाँ की समझदारी है। विराट कोहली का 1-8 क्लब तक इन चीजों को प्रैक्टिस करता है, पंगों में पड़ चुका है ऑलरेडी। कई बार इसके ऊपर केस चलाए जा चुके हैं, पर उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। और जैसे मैंने बताया था कि टियर 3 के अंदर लड़कियां विक्टिम होती है, टियर 2 के अंदर लड़की और लड़का दोनों विक्टिम होते हैं, क्योंकि ये जो भी पूरा डेटिंग स्कैम चल रहा होता है, लड़का फंसा तो भी विक्टिम और लड़की जो फंसा रही है वो भी अपने आप में विक्टिम ही है, उसको भी मिसयूज किया जा रहा है। बट जब हम लोग टियर 1 के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी विक्टिम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे इतने क्रेजी इनफ्लो होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलीगल चीजें होती है, कोई भी विक्टिम नहीं है। और जिनको नहीं पता मैं टियर 1 में किसकी बात कर रहा हूँ, तुम लोग कभी गोवा गए हो? वहां पे अगर आप लोग कसिनोज में जाना चाहते हो ना, तो वहां पे क्रूज होती है, एक छोटी बोट आएगी जो आपको क्रूज के अंदर लेके जाएगी और क्रूज के ऊपर कसिनो बना हुआ है। वीआईपी होटल्स होते हैं, वीआईपी पार्टीज होती है। और इन जगहों पे जाने के लिए ना आपको हमेशा टेबल्स बुक करने पड़ते हैं, और टेबल की कॉस्ट मिनिमम 35,000 से 1.5 लाख रुपए तक की होती है। और जब ऐसे वीआईपी कसिनोज के अंदर आप लोग जाते हो ना, मिनिमम 10 लाख रुपए तो आपको खर्चने ही खर्चने होते हैं। और अगर तुम लोगों को लग रहा है यार कसिनो तो बैन है ना इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर नहीं है, तो जब भी मैं कसिनोज की बात कर रहा हूँ, सट्टे की बात कर रहा हूँ, तो
मैं स्पेसिफिकली गोवा की ही बात कर रहा हूँ। ऐसी जितनी भी जगह होती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लोगों के लिए होती है। ऐसे लोग जो 1.5 लाख रुपए का टेबल बुक कर सकते हैं। और जब मैंने बोला था कि यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस भी होती है, दैट डजंट मीन कि मैं कसिनो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल मिल जाएंगे ड्रग्स। वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता था, पर रेफरेंस के लिए तुम लोग आर्यन खान केस को भी इमेजिन कर सकते हो। टियर 1 के अंदर मैक्सिमम लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि जो आदमी 1.5 लाख रुपए का टेबल बुक कर रहा है वो इतना खोखला नहीं होता कि उसको अचीवमेंट्स काउंट करनी है 1.5 लाख का टेबल बुक करके। ये वही लोग होते हैं जो 2-4-5 हजार रुपए के अंदर एंट्री करके अपने आप में खुश हो रहे होते हैं कि भैया मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया। जो लोग 1.5 लाख रुपए का टेबल बुक कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। उनके लिए हमेशा कन्वीनियंस प्रायोरिटी होती है, उनके लिए हमेशा सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। और इस तरह के कसिनोज को, बार्स को आप लोग रन नहीं कर सकते हो। आपके बहुत ज्यादा कनेक्शंस होने चाहिए। एक बड़ी क्रूज जो गोवा के अंदर तैर रही होती है वो कई 100 करोड़ से हजारों करोड़ों तक की हो सकती है। और ये इनका फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ और सिर्फ कसिनो बनाने के लिए जो बोट लगेगी उसकी कॉस्ट है ये। उसके बाद उसके अंदर इंफ्रा होगा, लोग होंगे, गवर्नमेंट की परमिशन होगी, सिन गुड्स है ये। दारू जो होती है वो सिन गुड्स के अंदर आती है। 40% का जीएसटी भी उसके ऊपर होगा। पर जितने भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स मैंने अभी तक गिनवाया उसमें से कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम पैसा कमाने के लिए नहीं है। इन तरह के कसिनोज और बार्स के अंदर दारू का मोस्टली चार्ज भी नहीं किया जाता है। कुछ जगहों पे तो आपको यूं ही दारू फ्री के अंदर पिला दी जाती है, क्योंकि उनका मेन एजेंडा होता है आपको गेम्स खिलवाना। इन जगहों पे सट्टा लगवाया जाता है और मिनिमम बिड 2-2 लाख रुपए की होती है। बट स्ट्रेटेजीज यहाँ पे भी सेम ही फॉलो करी जाती है, क्योंकि आप लोग टेबल के ऊपर सट्टा खेलते हुए 2 लाख रुपए हार रहे हो या फिर 20 लाख रुपए हार रहे हो। अल्कोहल माइथोपिया थ्योरी के अंदर आपको उसकी सेंस फील होना ही बंद हो जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि यार जो भी चल रहा है शायद वो गलत है, पर आपको दुख फील नहीं होगा। तभी मैंने बोला था जिनका एक्चुअल में प्रोडक्ट ही दारू है वो कभी भी दारू बेच के पैसा नहीं कमाते। टियर 3 के अंदर वो मैक्सिमम टिप्स और लस से आता है। टियर 2 के अंदर वो मैक्सिमम स्कैम से आता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दारू बेच के आता है। आदमी जितना पीना चाहता है उतनी दारू नहीं बेची जाती। दारू पिला के उसकी सेंसेस मिटा दी जाती है। उसको एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो ज्यादा स्पेंड करे। उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट बेची जाती है कि भाई तू यहाँ की दारू अफोर्ड कर सकता है। और टियर 1 के अंदर दारू तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ये फ्री में पिला दो। फ्री में दारू पिलाओ, दिमाग को खराब करो और सट्टे लगवाओ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो यहाँ तक देख के लग रहा है कि यार एक काम करता हूँ, रेवोल्यूशन ले आता हूँ, इसी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बिजनेस बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ये सारे स्कैम्स नहीं करूंगा, ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करूंगा, बस लोगों को दारू पिलाऊंगा, लोग आएंगे, दारू पियेंगे और चले जाएंगे। और अगर तुम लोग भी ये चीजें सोच रहे हो तो ये चीजें गलत है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे बिजनेसेस को चलाने के लिए ये सारे स्कैम्स करना मैंडेटरी है काइंड ऑफ। और मैं मैंडेटरी बोल के इनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि भैया जिसके पास है, कोई भी क्लब का ओनर वीडियो देख रहा है तो ये सारे स्कैम करना चालू करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। तुमको पुलिस वालों को भाड़ा देना ही पड़ेगा, तुम्हें रेंट देना ही पड़ेगा, तुम्हें लाइसेंस फी देनी ही पड़ेगी, और उसके बाद जितनी भी सेल होगी उसके ऊपर जीएसटी सरकार को देना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा धंधा है जिसको शुरू करने के लिए आपको पहले बहुत लोगों को कमवाना पड़ता है। और अगर उसके बाद आपका क्लब या बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया तब शायद आप जाके पैसे कमाओगे। क्योंकि हमें दूर से देख के लगता है कि यार 100 रुपए की दारू को 500 या 600 रुपए का बेचा जा रहा है। बट रियलिटी समझो ना, फ्राइडे सैटरडे संडे ये सिर्फ 3 ही दिन होते हैं जहां पे ज्यादा क्राउड होता है। संडे को इतना क्राउड आता है क्लब्स के अंदर जितना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मिला के नहीं आता है। जितना पैसा एक बार संडे को कमा रहा है उतना 4 दिनों में नहीं कमा पा रहा है। दैट मींस उसके लिए जो ऑपरेशनल डेज होते हैं दैट इज फ्राइडे, सैटरडे और संडे ओनली। महीने में 4 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 3 वीकेंड्स होते हैं। तो मतलब 30 दिनों का जो महीना होता है जिसका आपको रेंट देना है, जिसके आपको लाइसेंस फीस देनी है, जिसका आप लोगों को पुलिस को हफ्ता भी देना है, उसके अंदर आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 15 दिन ही वर्किंग होते हैं। उसके अलावा तो आप लोग डेड पड़े रहते हो, आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं आ रही है। और हाँ, इन्वेंट्री का मतलब दारू नहीं है। बट क्या इतना सब होने के बाद ये सारे के सारे धंधे लॉस के अंदर ऑपरेट करते हैं? द आंसर इज नो। अगर लोग मैच्योरिटी से स्पेंडिंग करने लग जाए तो ये सारे के सारे क्लब्स एक रात में लॉस में आ जाएंगे। बट वहां पे एक ऐसा एनवायरमेंट हमेशा बनाया जाता है, चाहे आप लोग टियर 1 में चले जाओ या फिर टियर 2 के अंदर चले जाओ या फिर टियर 3 में चले जाओ, आप लोग हमेशा अपनी औकात के अनुसार ज्यादा खर्च के ही आओगे और आपकी सेंसलेस स्पेंडिंग ही इन लोगों का प्रॉफिट है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ट्राई हैक मी को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।